नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आपके सामने फिर हम हाजिर हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तो जो आज का चैप्टर हमारा है वो है मिस्र की सभ्यता। अगर इससे पहले देखें, हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को अच्छे प्रकार से कवर किया था। तो आज वर्ल्ड हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अपना जो मिस्र की सभ्यता, इसे अच्छे प्रकार से कवर करने वाले हैं, क्योंकि एचटेट में यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आपको 2 या 3 क्वेश्चन दिखाए थे, तो बताया था कि क्या है, मेसोपोटामिया से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी प्रकार क्या है, मिस्र की सभ्यता में से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके हर पेपर में आते ही आता है। ये भी क्या है, टॉपिक इतना ही आपका इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो आप, इसमें हम आपको क्या है 1 या 2 क्वेश्चन शो कराएंगे जो पिछले ही पेपर में आए थे आपके, इन्हें आप देख सकते हो। तो यहां से क्या है, क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस टॉपिक को मिस मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। मैं फिर से कह रहा हूं। बाकी चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा मिस्र की सभ्यता, इसे हम अच्छे प्रकार से और डिटेल से समझने वाले हैं। जो आपका ये क्वेश्चन आया था, इसे हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में देखें तो लास्ट में पड़ता है। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल देखनी है। तो चलिए करते स्टार्ट मिस्र की सभ्यता। तो सबसे पहले देखेंगे जो मिस्र की सभ्यता में हम, यहां से आप देख सकते हो कि देखो इतिहासकार है एक, जिसका नाम है आपका विल ड्यूरेंट। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। विल ड्यूरेंट ने क्या है, नदी घाटियों को सभ्यता का पालना कहा है। इसे क्या है, जो मिस्र है आपका, इसे सभ्यता का पालना कहा है, क्योंकि क्या है, मेसोपोटामिया के साथ साथ में ये सभ्यता चली थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, सभ्यता का पालना। यहां पर भी क्या है, सभ्यता सबसे पहले पनपी थी, इसलिए क्या है, विल ड्यूरेंट ने इसे सभ्यता का पालना कहा है। उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट जो हमारा देखो नील नदी, जो आपका नील नदी है, जिसे प्राचीन मिस्र निवासी हापी कहते थे। आप इस पॉइंट को मत भूलना, क्योंकि क्या है, आज तो हम इसे नील नदी कहते हैं, परंतु क्या है, प्राचीन जो मिस्र निवासी थे इसे हापी कहकर पुकारते थे। मध्य रेखा के समीप युगांडा के पर्वतों से निकलती है जो नदी है। कहां से निकलती है, याद रखना, क्योंकि क्या एग्जाम में ये भी आपको पूछ लेगा कि जो आपका नील नदी है कहां से निकलती है। तो ये निकलती है आपका युगांडा के पर्वतों से। और ये आपका मिस्र पड़ता कहां है, इतना और बता दें, ये आपका अफ्रीका में पड़ेगा, ये भी आप याद रखें। उसके बाद देखेंगे हम, और देखेंगे 4000 मील लंबे टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर ये क्या है, उत्तर में क्या है, भूमध्य सागर में गिरती है। इसका उत्तरी भाग नूबिया कहलाता है। ये भी आप याद रखें। जो आपका जैसे देखेंगे इस प्रकार ये नदी आ रही है, तो जो इसका उत्तरी भाग है ये वाला, अगर कहें ऐसे करके, तो ये वाला क्षेत्र इसका क्या है, नूबिया कहलाता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट देखो कि अफ्रीका महाद्वीप के, मैंने आपको बताया था भी कि क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम उत्तर में नील नदी के दोनों ओर का समूचा प्रदेश प्राचीन मिस्र सभ्यता के उद्गम का विकास क्षेत्र कहलाता है, या इसका विकास क्षेत्र है। कौन सा है आपका, दोबारा से देखें यहाँ पर, जो आपका पश्चिम उत्तर है, अफ्रीका का जो पश्चिम उत्तर है, ये इस सभ्यता का क्या है, उद्गम या विकास क्षेत्र है। याद रखना इस बात को भी। अब देखेंगे जो पश्चिम उत्तर है, अब देखो विक्टोरिया, अल्बर्ट और आपका एक है एडवर्ड, ये झीलें हैं तीनों, याद रख लेना। विक्टोरिया है, अल्बर्ट है और आपका एडवर्ड, ये 3 झीलें हैं। यहीं से क्या है, इन जो नदियां है, जो मिस्र की नदियां है, इन झीलों से क्या है, ये निकलती है। देखेंगे युगांडा से तो निकलती है पर्वतों से, परंतु क्या है, वहां पर युगांडा में 3 ये झीलें हैं, उनसे क्या है, जो वहां का पानी है, क्योंकि बर्फ पड़ती है तो पिघलती रहती, तो जिसके कारण क्या है, वो नदी बनती है। और ये क्या है, फिर जाकर क्या है, आगे की तरफ बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये भूमध्य सागर फिर जाकर गिरती है। इसके बाद देखेंगे आपका इतिहास के पिता जो हेरोडोटस है, हमें पता होना चाहिए कि क्या इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। इसे क्या है, देखेंगे मिस्र को नील का वरदान कहा है, क्योंकि क्या है, देखते हैं हम, क्योंकि ये कोटेशन है, ऐसी कोटेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में कि नील का वरदान किसने कहा है मिस्र को। तो नील का वरदान मिस्र को कहा है आपका हेरोडोटस ने। इतना हमने जान लिया है। अब चलते नेक्स्ट हमारा जो है, अब देखें मिस्र के राजनीतिक इतिहास, साहित्य और आपका धर्म और दर्शन आदि का ज्ञान मंदिरों और समाधियों की दीवारों, पाषाण खंडों और पेपायरस पत्रों पर लिखे हुए ग्रंथ तथा अभिलेखों आदि से होता है। यहाँ पर अगर वहां के साक्ष्यों की बात करें, क्योंकि हम क्या है, अब साक्ष्य के बारे में बात करेंगे यहाँ पर इन पॉइंटों में। तो साक्ष्य की बात करें तो यहाँ से क्या है, हमें कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो जो वहां के पिरामिड कहें या मंदिर थे, मंदिर अलग थे, सॉरी पिरामिड अलग है, मंदिरों की दीवारों पर कुछ के हमें उकेरे हुए अक्षर मिले हैं। और पेपायरस जो पत्ते थे, उनके पेपायरस पेड़ है, उसके पत्तों पर लिखते थे। तथा यहाँ पर क्या है, कुछ राजनीतिक इतिहास से भी क्या है, हमें यहाँ की जानकारी मिलती है।
तो आगे देखेंगे, यहां से तो जानकारी मिलती है, परंतु आगे और देखेंगे। देखो, एशिया माइनर के बोगजगोई से प्राप्त हित्ती जो आपका हित्ती और मितरनी दो आपके ये साम्राज्य थे, छोटे छोटे हैं, ये शासक हैं छोटे छोटे। तो राज्याभिलेख संग्रहालय के पत्रों से भी मिस्र साम्राज्य के बारे में अनेक जानकारी मिलती है। यहां से देखिए, देखो क्या है, आपने अगर हम देखते हैं जो वैदिक काल पढ़ते हैं हम भारत में, यहाँ पर क्या है, जो बोगजगोई अभिलेख है वो क्या है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये कहाँ का है, ये है तो एशिया माइनर का। एशिया माइनर पता कहते किसे हैं? अगर हम एशिया माइनर की बात करें तो आज का जो आपका तुर्की देश है, जैसे टर्की भी कहते हैं, टर्की को उस समय पर क्या है, उस समय पर जब ये इनका खोजबीन का कार्य हो रहा था तो उसे एशिया माइनर कहते हैं। ये भी याद रखना, जो आपका तुर्की देश है। तो वहां से क्या है, हमें एक अभिलेख मिला है जिसे कहते हैं बोगजगोई अभिलेख, जिसमें क्या है, दो शासक हैं हित्ती तथा मितन्नी, वो आपस में क्या है, लड़ते रहते हैं। और लड़ने के बाद में क्या है, इनके बीच में एक संधि होती है। उस संधि के अंतर्गत क्या है, ये दोनों कसम खाते हैं। और कसम किन देवताओं की खाते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो खाते हैं आपके कौन कौन से देवता हैं, जैसे हम देखेंगे, आपका इंद्र है, वरुण है, मित्र है तथा नाशत्य है। इन देवताओं की कसम खाते हैं। और देखिए, ये देवता जो हमें एशिया माइनर मिलते हैं बोगजगोई अभिलेख में, वही देवता क्या हमारे वैदिक में नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम मिलते हैं। तो ये क्या है, हमारे देखेंगे उसमें वैदिक साहित्य में भी, और प्लस में क्या है, ये आपके मिस्र में दोनों ही जगह इंपॉर्टेंट है। तो आगे जानेंगे। देखो, आधुनिक काल में मिस्र विद्या का अध्ययन नेपोलियन के मिस्र अभियान तथा सांगपोलियो नामक फ्रेंच विद्वान द्वारा मिस्र चित्राक्षर लिपि के उद्वाचन से क्या है, प्रारंभ होता है, उद्वाचन से शुरू होता है। तो यहां से देखिए, थोड़ा सा अगर कोशिश करें इसको जानने की, तो क्या हुआ था, जो नेपोलियन बोनापार्ट है, तो उसने क्या है, मिस्र पर एक अभियान भेजा था, क्योंकि उसे डर था। यहां से थोड़ा जाने, क्योंकि नेपोलियन को डर था कि क्या है, कहीं इंग्लैंड मिस्र पर ही क्या है, अधिकार न कर ले। उससे पहले क्या है, आपका नेपोलियन ने उस पर एक अभियान भेजा है। तो वहां के जो सैनिकों को क्या है, यहीं से कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं पुराने, तो वहीं से क्या है, जो अभिलेख थे उन्हें ढूंढ निकाले हैं। तो ये था, इसलिए क्या है, नेपोलियन के यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देखेंगे, मिस्र के टॉलमी, याद रखें, नामक नरेश द्वारा क्या है, हायरोग्राफिक्स, ये आपका हायरोग्राफिक, और क्या है आपका डोमेटिक तथा क्या यूनानी लिपियों में उत्कीर्ण कराए गए लेख, जो आपका रोजेटा या इसे हम रोसेटा भी लिख कहते हैं, रोसेटा जो आपका प्रस्तर है, पर मिले हैं। ये आपका इन्होंने जो रोसेटा अभिलेख है, ये आपका जो नेपोलियन है, नेपोलियन के सैनिकों ने ही खोज निकाला था, ये जो रोसेटा अभिलेख है। तो उसी दौरान की बात है। तो देखेंगे, जो नील की क्या है, रोसेटा नामक शाखा के मुहाने पर समीप मिला था। इस शिला से मिस्र सभ्यता के बारे में प्रथम जानकारी प्राप्त होती है। अगर यहाँ से थोड़ा सा और जाने आए, देखो ये क्या है, 3 भाषाओं में मिला है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कौन कौन सी भाषा है, प्रथम आपकी भाषा ये हो चुकी है, आपका हेरोग्लिफिक्स, आपका क्लाफिक कहीं, तो आपका दूसरी है डोमेटिक, और तीसरी आपका यूनानी। क्योंकि क्या यूनानी भाषा को पढ़ लिया गया था, बाकी अन्य 2 भाषाओं को नहीं पढ़ा था। इसलिए क्या है, इन 2 भाषाओं को भी, क्योंकि क्या है, सेम चीजें लिखी थी। अगर मैं आप बात करूं, जैसे ये पहरा है आपका पूरा, ये आपका पहरा है, और ये पहरा ही आपको 3 लैंग्वेज हो सेम टू सेम। तो क्या है, अन्य हमने क्या है, ये भाषा पढ़ ली, परंतु क्या है, वो 2 भाषा हमसे आते नहीं है। इसलिए क्या हम ये भाषा हम जानते हैं, तो उन 2 भाषाओं को क्या हम ट्रांसलेट कर सकते हैं आराम से। तो ये था, इसी प्रकार क्या है, ये 3 लैंग्वेजों में था, तो इसे क्या हम आराम से इसे पढ़ लिया गया। तो ये था आपका रोसेटा अभिलेख। अब चलते नेक्स्ट जो हमारा, अब देखेंगे आपका टॉलमी प्रथम फिलाडेल्फस। तो ये है कौन, थोड़ा सा यहां से इसके बारे में और जान लें, क्योंकि हम क्या है, आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो ये वही व्यक्ति है जिसने अशोक के दरबार में एक अपना दूत भेजा था, राजदूत भेजा था, जिसका नाम था आपका डायोनीशियस। राजदूत अपने उसके अशोक के दरबार से भेजा था। तो इन दोनों के बीच में क्या है, आपसी संबंध था। तो ये भी आप जाने, तो ये वही शासक है आपका टॉलमी, ये आपका फिलाडेल्फिस। तो नामक मिस्र के यूनान नरेश ने सेबेनाइटोस है निवासी क्या है, मेनेथो, अथवा क्या है मेनेटोथ, जैसे इसके अन्य नाम है, जैसे आप इसे या तो मेनेटोथ कह लो या आपका क्या है मेनेथो कह लो, नामक पुजारी को प्राचीन मिस्र अभिलेखों को एकत्रित, व्यवस्थित एवं क्या है अनुदित करने का कार्य सौंपा है। तो यहाँ के क्या है, एक पुजारी को ये कार्य सौंपा है कि जितने भी यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जितने भी यहाँ के जो पुस्तक हैं, ग्रंथ हैं, सभी को इकट्ठा करो और उन्हें क्या है मतलब अनुवादित, मतलब कहें तो ट्रांसलेट करना है इसको आपको अपनी लैंग्वेज में, ये उसे कार्य सौंपा है।
अब देखेंगे जो एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपका अजेथो ने मिस्र के लगभग सभी राजाओं की वंशावली बनाई है। ये भी याद रखें, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने मिस्र के सभी राजाओं की वंशावली बनाई है? वो था आपका अजेथो। मिस्र में कुल 31 राजवंशों ने अपना शासन किया है, या देखें तो मिस्र में 31 राजवंश रहे हैं, 31 राजवंशों ने शासन किया है। ये भी आप जाने, क्योंकि ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे 26वें, सभी को एक तरीके से बारीकी से देखेंगे अच्छे प्रकार से ही। जो आपका यहां से देखिए 26वें क्या है, साइत वंश के 138 वर्ष के शासनकाल को छोड़कर, जो कि क्या है एक स्वेदिश वंश था, जो 138 जिसने वर्ष शासन किया है, जो 26वां था साइत वंश है, इसे भी याद रखें। इसको छोड़कर फिर बाकी क्या है, और देखेंगे ये क्या है, स्वेदिश था, ये भी जाने, ये स्वेदिश था। बाकी क्या है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में 22वें वंश की स्थापना से लेकर और क्या है 332 ये में अलेक्जेंडर द्वारा यूनानी अधिपत्य की स्थापना के समय तक क्या मिस्र पर क्या है लगातार विदेशी अधिपत्य बना रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जाने, क्योंकि क्या है हमें पता है जो एक व्यक्ति है या शासक था जिसका नाम है अलेक्जेंडर, इसने भी क्या है मिस्र पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी है, और जानेंगे आगे नेक्स्ट जो हमारा है। फिर देखेंगे एक पिरामिड युग है। हमें पता है कि मिस्र में क्या है 3 युग है, तो वही आपका जो तीसरा जो पिरामिड युग है, सबसे पहला पिरामिड युग है। तो पिरामिड युग में क्या है, तीसरे से छठे वंश का आरंभ होने से पहले मिस्र पर 2 राजवंश शासक कर चुके थे, या शासन कर चुके हैं। तो तीसरा जो आपका जो प्रथम युग था पिरामिड युग है, वहां पर क्या है पिरामिड युग शुरू होने से पहले क्या है यहाँ पर 2 राजवंशों ने शासन कर लिया था। प्रथम राजवंश आपका था थिनिश, याद रखें, प्रथम राजवंश आपका थिनिस मिलेगा। इसका देखो राजा कौन है आपका, मेना, ये इन अन्य इसके नाम है, ये भी याद रखें। लगभग क्या है इसने क्या है 3400 ईसी पूर्व था ये जो मेनिस था, जो आपका मेना था। मेना क्या है मीनिस, या मेना मीनिस, ये क्या है 3400 ईसी पूर्व। लगभग सोचो कि लगभग 5500 साल पहले शासक बन चुका था, या रह चुका है मिस्र का। आगे जानेंगे मिस्र के प्रथम 2 वंश, यहां से देखिए मिस्र के प्रथम 2 वंशों की क्या है 18 नरेश ने क्या है 420 वर्ष आपका राज्य किया है। जो आपके कौन थे, जो प्रथम जो 18 नरेश थे, इन्होंने कितने किया है वर्ष, जो प्रथम 2 वंश थे, जो प्रथम 2 वंश के क्या है 18 नरेश थे। 18 नरेशों ने 420 वर्ष शासन किया है, याद रखना बिल्कुल। तीसरे राजवंश के समय राजधानी मेम्फिस को बनाया गया था। जो आपका तीसरा राजवंश है, इसने फिर क्या है राजधानी किसे बना देगा, आपका मेम्फिस को क्या है राजधानी बना देगा। फिर क्या है उसके बाद देखेंगे जो अगले 500 वर्षों तक, जो मेम्फिस थी आपके 500 वर्षों तक, सोचो यही राजधानी रही थी। फिर बाकी बाद में देखेंगे, देखो फिर बात आपकी 2980 ईसा पूर्व में स्थापित तीसरे वंश के संस्थापक जोसेर, याद रखें जो तीसरा जो आपका वंश आएगा जोसेर के क्या है शासनकाल में क्या है इम्होतेब, एक व्यक्ति है नामक पुरोहित ने अपने राजा के लिए क्या है सक्कारा या आपका शक्कर में एक नए आकार का जो आपका ये कब्र बनाई थी। ये क्या है प्रथम पिरामिड था, याद रखें ये आपका प्रथम पिरामिड था। यहीं से क्या है पिरामिडों की अब शुरुआत होने लगती है। उसके बाद देखेंगे आपका नेफू, जो तृतीय वंश का अंतिम नरेश था। जो नेफू या निफ्रू ये एक ही है, या नेफू कह लो या निफ्रू कह लो, नरेश था कि शासन काल में बना पिरामिड पहला पूर्ण पिरामिड। जो हमारे सामने क्या है एक पूर्ण पिरामिड सामने आता है, ये वही पिरामिड है। किसने बनाया था, जो सबसे पहले आपका नेफ्रू ने बनाया था, जो सबसे पहला पिरामिड हमारे सामने आया है। बाकी जोसेर के लिए एक पिरामिड बनाया था, ये सबसे पहले अगर पिरामिड देखें ये है, परंतु पूर्ण पिरामिड ये हमारे सामने। इन दोनों को याद रख लेना। देखेंगे आगे, देखो नेफ्रू के शासनकाल में जो पिरामिड बनाए गए उनमें सीढ़ियां के क्या है खाली भागों को भरवा मतलब कर ढलवा कर दिया गया था। मतलब ऐसे करके देखें जो पिरामिड थे पहले क्या है ऐसे नहीं थे, ये क्या है थोड़े से सीढ़ीनुमा ऐसे थे, इस प्रकार से देख लेना। इस प्रकार से ऐसे करके फिर क्या है ये पिरामिड बनाए गए थे सीढ़ीनुमा ऐसे करके, परंतु क्या है इन सीढ़ियों को हटा कर क्या है फिर ऐसे बना देगा था ना, देख सकते हो इस प्रकार। तो ये था आपका फिर ढलवा बना देगा था ना, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा मिस्र के चौथे वंश का संस्थापक। अब क्या हम चौथे, क्योंकि वंशों को पढ़ रहे हैं हम लगातार, इन वंशों को अच्छे प्रकार से जानेंगे। देखो जो आपका चौथा वंश है, जो आपका स्कूफू है, जो संस्थापक जिसका है चौथे वंश का जो संस्थापक है आपका स्कूफू है था, जिसने क्या मिस्र में विशाल पिरामिड बनवाया था, जो ये था गीजा का पिरामिड। इसे आप भली भांति जानते होंगे क्योंकि क्या है आपका स्कूफू ने ही गीजा का पिरामिड बनवाया था, जो कौन सा था चौथे वंश का एक शासक था। याद रखें इन बातों को भी, क्योंकि क्या ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद देखेंगे
पंचम वंश का संस्थापक क्या है आपका? यूसिर कॉफ था। जो पंचम वंश था उसका संस्थापक कौन था? यूसिर कॉफ था। इसी ने क्या है, यूसिर कॉफ ने ही पांचवें वंश की स्थापना की थी। उसके पुत्र क्या है, सहूरे ने मिस्र की नौशक्ति में वृद्धि की। नौशक्ति का मतलब क्या है, जो आपके नाव वगैरह चलती हैं, नौशक्ति को बढ़ाया है? इसी वंश के समय फराव की शक्ति सनय सनय मतलब धीरे धीरे कम होती गई। अगर देखेंगे पांचवें जो वंश है उसके बाद में क्या है, जो फराव होते थे, राजा थे, उनकी शक्ति क्या है, अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अब देखेंगे जो पेपी, जो ये भी एक व्यक्ति है जो राजा है, पेपी प्रथम के पुत्र मेनिर के क्या है, उत्तराधिकारी पेपी द्वितीय विश्व इतिहास में दीर्घतम समय के लिए शासन किया है। अगर देखें पूरे विश्व में देखेंगे इतना बड़ा शासनकाल हमें कहीं नहीं देखने को मिलता जितना आपका ये मेनिर का जो उत्तराधिकारी था, पेपी था, इसका हमें मिलता है। इसने सोचो 94, आज तो व्यक्ति जीवित भी बहुत ही कम रह पाते हैं, बाकी 94 साल 94 साल इसने क्या शासन किया है। आगे देखेंगे 7वें और 8वें वंश के शासनकाल में मेम्फिस की प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो गई। अब देखेंगे जो 7वें और 8वें वंश में देखेंगे जो मेम्फिस थी, जो राजधानी थी, इसकी प्रतिष्ठा अब क्या है, समाप्त होने लगी धीरे धीरे। और देखो 9वें तथा 10वें वंशों के शासनकाल में राजनीतिक शक्ति का केंद्र क्या है, आप हेराक्लियोपोलिस ये हो गया आपका जो केंद्र, आपका जो राजधानी कह सकते हैं इसे। एक अभी तो फिलहाल केंद्र, राजधानी अभी बनी नहीं है, तो ये उसका अब केंद्र बन चुका है। अब देख सकते हो एक है थीबिस नगर, ये बाद में राजधानी बनेगी, देखेंगे अभी। अब देखेंगे जो थीबिस नगर के सामंतों ने 11वें वंश, जो 11वां वंश था, की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। जो थीबिस थे नगर के जो सामंत थे, उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की है जो 11वां वंश था। 12वें वंश का संस्थापक आपका कौन हो जाएगा, एमेनहेत हो जाएगा। आपका ये नाम देख लेना थोड़ा सा, अगर उच्चारण कर सको तो आप, क्योंकि क्या है थोड़े से अजीब से नाम मिलेंगे, परंतु क्योंकि अगर भारत के इतिहास को पढ़ें तो वहाँ पर आपको सिंपल नाम मिलते हैं, आराम से याद हो जाते हैं। बाकी क्या है यहाँ थोड़े से 2-4 नाम ही थोड़े से अजीब मिलेंगे, बाकी सारा ठीक है। मिस्र के इतिहास में 11 एवं क्या है 12 वंश का शासनकाल मध्य राज्य युग कहलाता है। जो अब क्या है पिरामिड युग खत्म हो चुका है, अब क्या है युग आपका कौन सा युग शुरू हो चुका है, मध्य राज्य युग शुरू हो चुका है 11 वंश और 12 वंश के बाद में। इन्हें भी याद रखें क्योंकि हम क्या 3 वंशों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ 3 हिस्सों में डिवाइड है आपका। प्राचीन जो देखते हैं, हमने बताया था आपको, जो आपका पिरामिड युग है, पिरामिड युग अब खत्म हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ से क्या है, अब यहाँ से क्या है जो 11-12 वंश के बाद में क्या है मध्य युग शुरू हो चुका है। इस युग के फराव जो आपका पिरामिड युग के फराव की तुलना में बहुत दुर्लभ थे। जो आपको जो पिरामिड युग था, अब जो वहाँ के फराव से जो तुलना करें तो यहाँ का मतलब क्या है, जो मध्य राज्य युग है इसके जो फराए हैं, जो शासक हैं, उनकी शक्तियाँ क्या है अब कम होने लगी। इतनी शक्ति नहीं थी जितनी उनकी थी। अब देखेंगे इस युग में फराव की आय पिरामिड युग के फराव की आय से बहुत कम है। वही बात आ जाती है, जब शक्ति कम हो चुकी है तो सीधी बात है आय तो कम हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे मध्य युग में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नई संस्था, ये याद रखें क्योंकि क्या ये क्वेश्चन 1 या 2 बार आ भी चुका है और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ ले। क्योंकि क्या है पहले ये क्वेश्चन पूछा था, उसमें कितने सदस्य थे, जो 30 का सदन है पूछ सकता है, या 20 का सदन, 10 का सदन, इस प्रकार के से उसमें ऑप्शन दे रखे थे। तो हमें जो राइट आंसर होगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर यही होगा। क्या है इसमें क्या था, ये आपका 30 का सदन था, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नई संस्था बनाई थी। उसमें कितने, जो मध्य युग की बात है, क्योंकि मध्य युग में क्या है कितने सदस्य थे, आपका 30 इसमें सदस्य हो जाएंगे। 30 का सदन था ये। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा, फराओ अब अपनी क्या है वेतनभोगी स्थायी सेना रखने लगे, क्योंकि क्या है मध्य युग आ चुका है। तो इसमें क्या है, अब जो फराव थे यहाँ पर वेतनभोगी मतलब क्या है यहाँ से कि वो अपने पैसा देते थे, जैसा आज है कि नौकरी कराते थे, उन्हें नौकरी दी जाती थी। और क्या है परमानेंट सेना हो चुकी है, अब स्थायी सेना हो चुकी है, और वो वेतनभोगी मतलब उन्हें हर मंथली या कहें तो 6 महीने में उन्हें पैसे दिए जाते थे। उसके बाद देखेंगे आपका अहमोस प्रथम आ चुका है। फिर देखें के द्वारा क्या 18 वंश की स्थापना की गई। हमने 11-12 देख रहे हैं क्योंकि 11-12 के बाद में क्या है 18 वंश है, क्योंकि हम एक क्रम वाइज देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वही ज़्यादा देखेंगे इसमें। इतिहास का साम्राज्य युग अब क्या है प्रारंभ हो चुका है। अब देखेंगे ये अलग युग शुरू हो चुका है, जिसे हम नवीन युग भी कह सकते हैं। यह आपका साम्राज्य युग, जिसमें क्या है अपने साम्राज्य को बढ़ाने की ज़्यादा कोशिश की जाएगी। तो ये हमारा कौन सा है साम्राज्य युग हो जाएगा। अब देखेंगे जो हमारा आगे नेक्स्ट है, यहाँ से देख सकते हो आप अहमोस जो हमने पढ़ा था, अहमोस प्रथम के उत्तराधिकारी क्या है एमेनहेतेप, जो हमने पढ़ा था है। प्रथम के पुत्र क्या है तुतमोस। प्रथम के बाद मिस्र की सत्ता उसकी पुत्री जिसका नाम है आपका हतेसेप थुत। ये अजीब सा नाम देख लेना, हतेसेप थुत है, जिसका नाम है कि हाथों आगे थी, जो उसकी पुत्री थी।
अगर देखें आप गौर से देख लेंगे ये क्या है, अहमोष प्रथम है, जो इसी की क्या है पोती हो जाएगी, किसी की क्या है ये पोती हो जाएगी। देखेंगे आप इसे दोबारा से देखें, क्योंकि क्या है जो आपका अहमोष प्रथम का जो उत्तराधिकारी कौन था, आपका एमेन हेतेप है। उसके बाद एमेन हेतेप का पुत्र कौन है, तुतमस है, और ये तुतमस की पुत्री है। जैसे करके क्या है, ये इसका पोता हो गया और इसकी पुत्री क्या है, ये इसकी मतलब परदादा हो गया एक तरीके से। देखें ये उसका पुत्र है और ये उसका पुत्र है और ये उसकी फिर क्या है, उसकी पुत्री है, तो परदादा हो गया। ये सोचो आप, फिर क्या है, किसके हाथों में आ जाती है सत्ता, इसके परपोती के लगा लो, इसके हाथों में आ जाती है किसके, जो आपका अहमोस है। किसकी बेटी, आपका ये तुतमोस की बेटी है। तुतमोस प्रथम की बेटी तुतमोस तृतीय की पत्नी है, और क्या है हाथसेसुत, क्या है जो ये जिसका नाम है आपका हाथसेसुत है, जो आपका विश्व की प्रथम महिला साम्राज्ञी होने का गौरव प्राप्त है। तो ये वो प्रथम महिला है जो पूरे विश्व में देखें तो प्रथम महिला है। अगर यहाँ से आप देख रहे होंगे तो कुछ रिकॉर्ड बन रहे हैं, क्योंकि अगर देखिए सबसे ज़्यादा जो साम्राज्य है वो मिस्र में ही है, जिसने लगभग कितने 92 के करीब शासन किया है। यहाँ से देखेंगे जो प्रथम हमें महिला साम्राज्ञी मिल रही है वो भी हमें मिस्र में देखने को मिल रही है। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा विल्युरंट ने क्या है, तुतमोस तृतीय को प्राचीन मिस्र के नेपोलियन की संज्ञा दी है। सोचो ये क्या है, जो विल्युरंट है इसने क्या है, जो तुतमोस तृतीय है उसको नेपोलियन की संज्ञा दे दी गई। याद रखें इसका शासनकाल ये है, देख सकते हो आप। फिर आपका एमेनोतेप तृतीय को मिस्र का शाहजहां कहा गया है। सोचो जो आपका एमेनोतेप है ये आपका प्रथम है, जो तृतीय है, एमेनोतेप तृतीय है, तृतीय को दी गई है, प्रथम को नहीं, क्योंकि प्रथम हमें यहाँ देखने को मिलता है, परंतु क्या ये तृतीय है। एमेनोतेप तृतीय को क्या है, मिस्र का शाहजहां की क्या है संज्ञा दी गई है। अब देखेंगे इसे स्वर्ण सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। आपका क्या है, एमेनोतेप को ही क्या है आपका स्वर्ण सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पत्नी क्या है, टाई, देख सकते हो आप, कंफ्यूजन ना होना कि ये टाई बेल्ट वाला नहीं है, इसका नाम ही टाई है, कभी सोचो टाई या बेल्ट। राजकीय क्या है मामलों तथा सार्वजनिक उत्सवों में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, जो इनकी कौन है, पत्नी है। ये सार्वजनिक मामलों जैसे कोई भी आपका फंक्शन हो रहा है वहां पर क्या है भाग लेती थी। राज्य के समस्त दस्तावेजों पर राजा के साथ उसका नाम अंकित किया जाता था। सोचो क्योंकि क्या है, एक पत्नी है उसकी और उसका क्या है नाम अंकित किया जा रहा है उस पर। आप सोच सकते हो क्योंकि यहाँ पर अब हम देख सकते हो कि मात्र सत्तात्मक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखेंगे पूरा साम्राज्य बाद में क्या है मात्र सत्तात्मक ही हो जाएगा, ये देख सकते हो आप। अब देखेंगे एमेनोतेप तृतीय के साथ ही मिली साम्राज्य के प्रथम गौरवपूर्ण युग का अब अंत हो चुका है, क्योंकि क्या है जो हमने देखा था साम्राज्यवाद युग है उसका क्या है अब समाप्त हो चुका है, जो आपका एमेनोतेप तृतीय इसके साथ ही। अब देखेंगे आपका एमेनोतेप चतुर्थ आता फिर की प्रसिद्धि धर्म और क्या है कला के क्षेत्र में बहुत ही, अगर देख सकते हो आप, वह मानव जाति के इतिहास में प्रथम मानव कहा जाता है। सोचो जिसकी क्या है ऐसी रुचि किसके मामले में, धर्म और कला के मामले में, ये प्रथम व्यक्ति है जिसे क्या है प्रथम मानव कहा गया इसलिए। अब देखो जो एटन है, एटन कौन है यहाँ पर एटन सूर्यदेव है, ये आप देख सकते हो सूर्यदेव है जो का परम भक्त होने के कारण क्या है जो आपका एमेनोतेप तृतीय है, या चतुर्थ है, एमेनोतेप चतुर्थ है ने अपना नाम बदलकर क्या है अस्खनाटन, ये आपका नाम रख लिया। देख सकते हो आप, थोड़ा सा नाम भले अजीब हो परंतु क्या आपको याद रखना है, अस्खनाटन क्या है रख लिया। अस्खनाटन का मतलब क्या होता है, देखो कि एटन जिस पर प्रसन्न है, कि जो सूर्यदेव हैं जिस पर प्रसन्न है उसे कहा गया है आपका अस्खनाटन। उसके बाद देखेंगे हम जो हमारा है कि इसने मिस्र की राजधानी थिब्स की जगह अखनाटन को बनाया है, अपनी क्या राजधानी बनाया है, क्योंकि जो थिब्स है उसे चेंज करके इसने क्या है अखनाटन को अपनी राजधानी बनाया। अब देखेंगे अखनाटन ने थिब्स का नाम भी क्या है परिवर्तन करके क्या है एटन की प्रभा का नगर ये रख देगा इसने इसका नाम। सोचो कि जो अखनाटन है जिसका नाम अस्खनाटन जो था हमने देखा था उसका नाम भी बदल दिया और एटन की प्रभा का नगर इसे कह दिया गया। अब देखेंगे एटन क्या है आपका, हम बता चुके क्या है सूर्यदेव है, सूर्यदेव को क्या है एटन कहा गया है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है, अब देखेंगे देखो अखनाटन का एटन निराकार था, मतलब क्या है इसका कोई आकार ना, इस प्रकार से निराकार का है, इसलिए उसने अपनी उनकी मूर्ति नहीं बनवाई, क्योंकि क्या है वो निराकार है उसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि क्या है अगर सूर्य देवता को पूजा करते तो क्या सूर्य देवता का कोई आकार बस हमें प्रकाश ही नजर आता दिखाई देता है, इसलिए क्या है उसने उसे निराकार का है और उसकी कोई मूर्ति नहीं बनाई। उसने सूर्य चक्र को उसका प्रतीक माना है, जो सूर्य का चक्र होता है इस प्रकार आप देख सकते हो ऐसे ऐसे करके, इसे क्या है उसका प्रतीक माना है। अब देख सकते हैं एमेनोतेप चतुर्थ को प्राचीन विश्व इतिहास का पहला धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। हम ऊपर देख चुके हैं इस बात को, वैसे तो कि क्या है धर्म के कारण से पहला व्यक्ति कहा गया है, इसलिए क्या है यहाँ पर भी हम देख सकते हैं वही बातें हैं कि पहला धार्मिक व्यक्ति से कह सकते हैं।
अमनुतिप चतुर्थ जो आपका अखनाटन है सदाचारी शासक था, एक तरीके से सादा जीवन व्यतीत करता था, सदाचारी था ये। उसके बाद देखेंगे जो तथा उसने केवल एक विवाह अपनी बहन क्या है नफरेतिति जिसका नाम है से किया था। देखो यहाँ आप घबराए ना थोड़ा सा, क्योंकि मिस्र में अगर देखेंगे यहाँ पर वहाँ के शासक अपनी ही बहन से शादी कर लेते थे। ये इसमें इनकी एक प्रथा थी, या कहें तो इनकी, या देखें कल्चर था, ये कह सकते हैं। अब देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा देखो जो मिस्र में 20वें वंश का पतन और क्या है 21 वंश की स्थापना क्या है 1990 ईस्वी पूर्व में फिर हो जाती है। अब देखते हैं फिर आता है 525 ईस्वी पूर्व में क्या है मिस्र क्या है हकामी साम्राज्य में मिला लिया गया। जो फिर आपके 525 में देखेंगे हकामी साम्राज्य आता है फिर वहीं पर, तो उसमें क्या है फिर इसे मिला लिया जाता है। फिर 332 ईस्वी पर क्या है सिकंदर जो है इस पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता। इसे जरूर याद रखें, क्योंकि क्या इसे भी और आपका इसे भी, क्योंकि क्या है मिस्र को हकामी साम्राज्य में कब मिला गया, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 525 में, और देखेंगे सिकंदर ने मिस्र को कब जीता, तो आपका 332 में क्या है इस पर मिस्र पर विजय प्राप्त कर ली थी किसने, सिकंदर ने, क्योंकि विश्व विजेता था, भारत भी आता सिकंदर, हम देख सकते हो। बाद में देखेंगे हम जब आपका पढ़ेंगे क्या भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब इन्हें देख लेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा, अब देखें देखो 323 में क्या है फिर सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में क्या है रोमनों के हाथों में क्या है रहा, इनकी जो सत्ता है मिस्र की सत्ता है जो शासन है अब क्या है रोमन के हाथ में चली जाती है। और 30 ईस्वी पूर्व में साम्राज्ञी क्लियोपेट्रा, अगर देखें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियोपेट्रा की मृत्यु के बाद क्या है ऑक्टिवन की अधीनता में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत बनकर रह गया। देखो अगर हम देखें जो आपका क्लियोपेट्रा इसने भी क्या है अपने भाइयों से शादी की थी, दो से, दोनों को अगर देखिए मरवा दिया था। फिर ये चली गई थी आपका कहां पर, रोम चली गई थी। रोम में भी क्या है ऑक्टिवन के साथ इसने शादी की थी। और क्या है फिर क्या है इसकी डेथ हो जाती है। मतलब अगर देखें और इसकी तारीफ करें तो एक तरीके से बहुत सुंदर लेडीज थी और चालाकी बहुत थी, परंतु क्या है फिर भी ये ज्यादा दिनों तक क्या है जीवित ना रह पाई। और क्या है फिर इसकी रोम में ही हत्या हो जाती है। कुछ कहते हैं इतिहासकार इसकी क्या है सांप काटने से इसकी डेथ हुई थी, कुछ कहते हैं इसने जहर खा लिया था। तो इस प्रकार क्या है देख सकते हो। बाकी हम रोम का पढ़ेंगे तो उसमें जिक्र आएगा तो इसकी पूरी स्टोरी बताएंगे आपको। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है मिस्र में शासन संचालन का केंद्र क्या बिंदु सम्राट होता था। अब देख सकते हैं हम क्या है, अब यहां से हमने साम्राज्य तो पूरा देख लिया है। अब थोड़ा सा हम इसका राजनीतिक स्थिति, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी को एक तरीके से ध्यान से गौर रखना बिल्कुल, क्योंकि क्या है यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। क्योंकि क्या है अब वो दौर गया जब क्या है राजनीतिक स्थिति से आपके ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या है दौर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अब जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको यहीं से पूछे जाते हैं। ज्यादातर आपको देखेंगे आर्थिक स्थिति, राजनीतिक या धार्मिक, यहाँ से धार्मिक से भी पूछे जाते हैं और आपका आर्थिक से भी और आपका समाज से तो ज्यादा ही पूछे जाते हैं। देखेंगे जिसे क्या है फराव कहा जाता था, मैंने आपको बताया जो सम्राट था उसे फराव कहा जाता था। अब देखेंगे फराव क्या हिब्रू भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा मतलब बड़ा घर। जो फराव था जो ये इसका मतलब क्या है, इसका होता था बड़ा घर, ठीक है ना। अब देखेंगे फराव पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। पृथ्वी के बाद फराव का शरीर क्या पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित रखा जाता था, जिसे ममीज वगैरह बनाकर अगर देखें तो उस पर क्या है जब भी ये इनकी डेथ हो जाती थी, राजा ज्यादातर राजाओं की हमें कब्रें मिली इस प्रकार की, तो मरने के बाद में इनकी ये मान्यता थी कि जो इनका शरीर है वो ही अगर देखेंगे इसमें से आत्मा निकली है, परंतु क्या है जब इनकी आत्मा इस शरीर में दोबारा आएगी तो ये जीवित उठेंगे। अगर इनका शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या है ये कैसे जीवित रह पाएंगे। तो ऐसे में क्या है उनकी ममीज वगैरह बनाएगी और उन्हें क्या है सुरक्षित रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा फराव राज्य के सर्वा होते थे। वे न केवल क्या है राज्याध्यक्ष होते थे, वर्ण क्या सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च पुजारी और सर्वोच्च न्यायाधीश भी होते थे। मतलब सब कुछ वो ये है, निरंकुश शासक है, उन पर किसी का अंकुश नहीं है। लेकिन व्यवहार में सामंत पुरोहित और क्या है प्रभावशाली पदाधिकारी और प्रिय महारानियों की इच्छा तथा राज्य की परंपरा उनकी क्या है निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। मैंने आपको बताया ये निरंकुश शासक हैं, परंतु क्या है इन पर कुछ कुछ अंकुश लगा रहे हैं, जैसे इनके जो कुछ बड़े बड़े सेनापति हैं या इनकी पत्नियां भी हैं या और थोड़े से अन्य शासक हैं, परंतु फिर भी इसकी इच्छा थी कि उनकी बातों को माने ना माने, परंतु फिर भी क्या थोड़ा सा अंकुश लगाने की कोशिश करते थे। राजा, अब देखेंगे राजा क्या है अमेनिटेप क्या प्रथम, वही आपका ने राज्य की समृद्धि, जो हम पहले देखा था अमेनिटेप प्रथम है, जो ने राज्य की समृद्धि के बारे में एक शिलालेख में कहा है कि मैंने बहुत बड़े पैमाने पर
इसे याद रख लेना, क्योंकि क्या पूरी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। मैंने बहुत बड़े पैमाने पर खेती की तथा मेरे राज्य में न कोई भूखा था न कोई प्यासा, सभी लोग शांति से जीवन बिताते थे। इस आप कोटेशन को याद रख लेना, क्योंकि क्या है ऐसी कोटेशन पूछ ली जाती है कि यह क्या है किसने कहा था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है अमेनिटेप प्रथम की ये कोटेशन है, ये लाइन है। अब देखेंगे वजीर या प्रधानमंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद होता था, हम ये देख चुके हैं। ये आपको क्या है हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि क्या है अब हमें क्या है अगर देखें हमें इंपॉर्टेंट चीज जाने, क्योंकि सभी को पता है अगर भारत में देखें जो आपका प्रधानमंत्री और राजा के बाद होता था। अब देखेंगे जो क्या है शासन के कार्यों में राजा की मदद करता था। फराव को प्रशासनिक कार्यों में यहां से देखें सहायता देने वाले अधिकारियों की परिषद क्या है ये देख सकते हो सुरु या सरु कहलाती थी। उसके बाद देखेंगे इनकी जो परिषद है, परिषद का नाम सरु है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। प्रांत में नोम है तथा प्रांत नोम, जो आपका प्रांत है वो नोम कहते थे, और प्रांतपति को क्या है नोमार्क कहते थे या नोमेक कहते थे, इन्हें भी याद रखिए। नोम तथा प्रांत है नोम और उनका सूबेदार है नोमार्क। प्रारंभिक राजवंश के समय मिस्र शासक के पास कई स्थायी सेना, हम देखते हैं कि जो आपका कौन सा मध्य युग शुरू हो चुका था तो यहाँ पर क्या स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया था राजाओं ने। 12वें राजवंश के बाद में स्थायी सेना परंपरा वो अब बता चुके हम आपको। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा कि 12वें वंश के बाद में क्या है जो परमानेंट सेट जो सेना है वो रखने लगे हैं। मिस्र, जो आपका मिस्री समाज मोटे तौर पर क्या 7 वर्गों में विभाजित था। अब देख सकते हो क्योंकि पूछ लेता है कि मिस्र कितने वर्गों में विभाजित था, तो मिस्र आपका 7 वर्गों में विभाजित है, देख सकते हो आप। उसके बाद देखेंगे प्राचीन राज्य युग में मिस्री समाज में मुख्य रूप से क्या है राज परिवार, सामंत, पुजारी, मध्यम वर्ग तथा सर्फ और क्या दास वर्ग शामिल थे। जो 7 में आप ये इनको देख सकते हो। मध्य वर्ग में इनके अलग अलग देख सकते हो। मध्य वर्ग में कौन से आपका लिपिक है, आप देख सकते हो। मध्यम वर्ग में आपके लिपिक हैं, व्यापारी हैं, कारीगर हैं, स्वतंत्र किसान है। अब देखेंगे मध्य राज्य युग में जो हमने देखा था, जो मध्य राज्य युग है में मध्य वर्ग अधिक क्या प्रतिष्ठित और क्या समृद्ध हो गया था, क्योंकि क्या है इनकी प्रतिष्ठा ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि क्या है ये मध्य वर्ग है और मध्यम वर्ग युग में ही ये क्या है व्यापारी थे, तो इसके कारण क्या इनके पास ज्यादा पैसे आ गए थे। उसके बाद देखेंगे हमें स्त्रियों को क्या है प्राय शिक्षा नहीं दी जाती थी। सोच सकते हो आप कि क्या है अगर पूरे मिस्र में बात करें तो स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, परंतु क्या है इन्हें अभी शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लेकिन शाही परिवार में लड़कियों को क्या पढ़ाया जाता था। अगर देख सकते हो ये तो सभी जगह ही है, भारत में देख लो कहीं देख लो, जो उच्च वर्ग है उनकी लड़कियां ही पढ़ती थी, बाकी जो निम्न है या मध्यम वर्ग है उन्हें भी क्या है पढ़ाने का अधिकार नहीं था स्त्री को। विवाह के समय कन्या की क्या है स्वीकृति ली जाती थी, भाई आपको विवाह करना है नहीं, इसके साथ करना है नहीं, इस प्रकार से क्या है अनुमति ली जाती थी। संपत्ति के अधिकार माँ से सीधे बेटी के पास क्या है हस्तांतरित होते थे। अब देखेंगे जो माँ है उसके बाद में क्या है बेटी के पास ही चले जाते थे जो भी संपत्ति जितनी भी थी। राज्य में महिलाओं को क्या है अत्यंत प्रतिष्ठित आपका स्थान प्राप्त था। जो देखेंगे मैंने आपको बताया कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी है। अब देख सकते हैं हम आगे नेक्स्ट। महिलाओं को क्या है बताया हमने खूब सम्मान दिया जाता। महिलाओं की स्थिति क्या है तत्कालिक विश्व के किसी भी प्राचीन समाज से बेहतर थी, हम बता चुके हैं। मिस्र में मात्र सत्तात्मक परिवार प्रथा थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। भले ही आपका राजा बन रहे, राजा के बाद में क्या है जब हम मध्यम आपका राज्य में आते हैं या मध्यम युग में आते हैं तो वहां पर क्या हम देख सकते हो कि महिलाएं फिर शासिका बनती हैं। फिर देखेंगे आइसिस उनकी मातृ देवी थी, इसे भी आप जाने क्योंकि क्या है देवी कौन है आपके आइसिस है वहां पर। अब देखेंगे मातृ प्रधान समाज विश्व की मिस्र की ही देन है। जो आपका मातृ प्रधान जो समाज है पूरे विश्व में देखें तो किसकी देन है, वो मिस्र की ही देन है। मिस्र समाज में वंश परंपरा माता से प्रचलित थी, जो हमने बताया था कि एक बेटी है उसके बाद उसकी जो बेटी होती थी वो शासिका बनती थी अगर बाद में देखी तो। और पिता की तुलना में माता और माता में है जो आपका माता में होता था नाना के संबंध को घनिष्ठतर माना जाता था। जो देखिए जो मातृ जो परिवार है उसे जो देखिए जैसे कोई लेडीज है उसके जो मम्मी पापा हैं उन्हें ज्यादा महत्वता दी जा रही है। प्राचीन मिस्र में क्या सगोत्र विवाह प्रथा थी, जो मैंने आपको बताया ऊपर ही भाई बहन के विवाह की प्रथा भी थी, जो देख सकते हो क्योंकि यहाँ भाई बहन थे आपस में ही विवाह कर लेते थे। जो आपके क्लियोपेट्रा है उसने अपने 2 भाइयों से विवाह किया था, पहले को मरवा दिया था, उसके बाद में क्या उसने फिर दूसरे से शादी की थी, फिर वो क्या है आपका रोम चली गई थी बाद में। उसके बाद देख सकते हैं विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक मिस्र के पिरामिड वास्तुकला के क्षेत्र में उनकी सर्वप्रमुख देन है। जो देख सकते हो जो पिरामिड है ये तो भी सीधी बात है, उनकी बहुत ही प्रमुख देन है जो वहां के पिरामिड थे। इन पिरामिडों का निर्माण मरणोपरांत जीवन में फराव की आत्मा को
आपका सुख सुविधा प्रदान के लिए होती थी, क्योंकि बहुत बड़ी कब्र बनाते थे, कोई भी इनकी आत्मा या शरीर को कोई भी परेशानी ना हो, इसके लिए क्या है पूरी सुविधाएं की जाती थी वहां पर। आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी आप उन्होंने क्या है पिरामिड बनाए थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो पिरामिड शब्द की उत्पत्ति क्या है, मिस्र भाषा के पी रे मस इससे हुई है, शब्द से हुई है जिसका अर्थ है ऊंचा। देख सकते हो जिसका अर्थ क्या है, पिरामिड का अर्थ ऊंचा होता है। यूनानी भाषा में पिरामिड शब्द का अर्थ क्या है, गेहूं की रोटी होता है। अगर यूनानी भाषा में देखें पिरामिड का अर्थ तो गेहूं की रोटी होता है। पिरामिड पत्थरों से निर्मित थे, ये हमें पता ही है, क्योंकि क्या है वो पत्थरों से बनाए गए थे जो पिरामिड थे। नेपोलियन ने इन पिरामिडों को देखकर कहा था कि मनुष्य ने दैत्य का आकार पृथ्वी पर उतार दिया है। सोचो मतलब, क्योंकि क्या है ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पिरामिड और इतने बड़े बड़े पत्थर किस प्रकार लगाए होंगे आप सोच सकते हो। तो चौथे वंश का संस्थापक क्या आपका जो खुफरू था, हम देखा था खुफू या खुफरू था, अथवा क्या है जिसका नाम ये भी है आपका ख्योपस है था, जिसके क्या है समय में विश्व का सबसे ऊंचा पिरामिड मेम्फिस के निकट गीजा का पिरामिड बनाया था। हमने देखा था खुफू ने बनाया था, ऊपर हम देख चुके हैं। जो गीजा का पिरामिड है उसे किसने बनाया था, आपका खुफू ने बनाया था। उसके बाद देखेंगे नील नदी के किनारे स्थित कारनाक है मंदिर और क्या है अबू सिंबल मंदिर विशेष प्रसिद्ध है। ये मंदिर भी थे आपके कौन कौन से, आपका कारनाक मंदिर और आपका अबू सिंबल मंदिर है, दोनों ही प्रसिद्ध थे। सूर्य देवता के लिए क्या है निर्मित अबू सिंबल मंदिर सूर्य देवता का मंदिर था भाई, ये भी याद रखें। अबू जो सिंबल है सूर्य देवता का मंदिर है, बलुआ पत्थर से बनाए गए थे। पूछ सकता भैया एग्जाम में कि किससे बना था, तो बलुआ पत्थर से बना था, क्योंकि क्या आपका एचटेट का एग्जाम है इतना आसान नहीं है। मिस्रवासियों ने राजकीय भवनों एवं क्या मूर्तियों के निर्माण में कठोराति कठोर मतलब कठोर से भी अधिक कठोर पाषाण का प्रयोग किया था इनमें। सोच सकते हो आप जो भवन बनाए थे वहां के। अब देखेंगे नेक्स्ट है जो बैठी मुद्रा में सर्वोत्तम मूर्ति खेफरे और क्या है हेमसेत की है, जिसने सबसे ऊंचा पिरामिड बनाया था। तो हेमसेत तथा आपका खेफरे की ही सबसे यहाँ पर बड़ी हमें मुद्रा दिखाई देती है, बैठी मुद्रा है वहां पर। अब देखेंगे जो क्रम से क्या है कहिरा एवं क्या है लुब्रे संग्रहालय में सुरक्षित है। जो आज भी मूर्ति है क्या है कहां पर है सुरक्षित है, लिब्रे संग्रहालय में है। जो खड़ी मुद्रा में बनी मूर्तियों में क्या है आपका रानोफर पुजारी की क्या है मूर्ति उदाहरण योग्य है। सोचो कि यहाँ पर क्या है एक और भी अच्छी मूर्ति मिली है जो किसकी थी, रानेफर पुजारी की थी। खेफरे के पिरामिड के सामने स्थित विशाल स्फंकस नामक मूर्ति इन सबसे अलग है। ये क्या है एक मूर्ति और मिली है, ये और भी इससे अलग है। देखेंगे इस मूर्ति का शरीर सिंह का है, आप यहाँ से अगर चित्र में देख सकते हो, या आप क्या है सर्च मार लेना आप जब का इस फंगस की जो मूर्ति है किस प्रकार की है, जो जिसमें क्या है शरीर आपका किसका है सिंह का है, और क्या है जो इसका सिर है वो क्या है आपका जैसे देखेंगे फराव है। फराव कौन सा था, खेफरे का है। खेफरे द्वारा निर्मित पिरामिड गीजा का दूसरा बड़ा पिरामिड है। सबसे बड़ा पिरामिड इनमें क्या है खुफू द्वारा निर्मित था, जो खेफरे अलग है यहाँ पर और क्या है खुफू ने बनाया था। अब देखेंगे थटमोश तृतीय और क्या है रेमेसिस द्वितीय की कठोर पाषाण मूर्ति निर्मित मूर्ति अपनी विशालता के लिए क्या है प्रसिद्ध है। ये भी क्या है एक अलग मूर्ति जो क्या कठोर पत्थर से बनाई थी, और ये भी एक तरीके से विशाल ही मूर्ति है। यहाँ से आप देख सकते हो। देखो मिस्र के 3 लिपियां व्यवहार में प्रचलित थी। यहाँ पर देखेंगे 3 लिपियां थी जो आपका व्यवहार में थी। ऊपर हम लिपियों को वैसे देख चुके हैं। आपका पहली थी आपका हायरोग्लिफिक, दूसरी थी आपका हिराटिक और तीसरी थी आपका डेमोटिक। ये आपकी तीनों लिपियां हैं। इसमें देखेंगे आपका जो देखिए डेमोटिक लिपि, इसमें क्या है सबसे प्राचीन लिपि थी आपका हायरोग्लिफिक या हायरोग्लिफिक जो है आपका चित्रमय लिपि थी। ये पुरानी लिपि है, भी देख सकते हो चित्रमय थी ये। देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ से देख सकते हो जो आपका है हायरोग्लिफिक एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है आपका पवित्र चिन्ह है। जो लिपि थी पवित्र चिन्ह है वो। इस लिपि में कुल कितने आपके 2000 चित्र या चित्राक्षर हैं। इसके बाद जैसे आपको इतने ही चित्र हमें लगभग देखने को मिलते हैं मेसोपोटामिया में भी। हायरेटिक लिपि जबकि एक और है हायरेटिक लिपि का विकास मिस्र के प्रथम वंश क्या है शासनकाल में होता। जो आपके सबसे प्राचीन लिपि हायरेटिक, इसका जो विकास सबसे पहले ही हो चुका है। देखिए 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग मिस्रियों ने हायरेटिक लिपि से भी क्या है शीघ्र सीखी जाने वाली लिपि का आविष्कार किया है, जिसे हम क्या है आपका डेमोटिक कहते हैं। ये अगर देखेंगे शॉर्ट हैंड जो आपकी लिपि है जो आज प्रचलित है शॉर्ट हैंड, अगर देखें चिन्ह बना ली जाते थे कुछ पूरी लाइन के लिए, ये थी आपको शॉर्ट हैंड लिपि। मिस्रियों या मिस्रवासियों ने प्राचीन राज्य युग में 24 अक्षरों की एक वर्णमाला का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त की, क्योंकि क्या है अपनी वर्णमाला बना चुके। जैसे आपका अंग्रेजी वर्णमाला में कितने 26 अक्षर है,
और देख सकते हो आप, अगर हिंदी वर्णमाला देखें तो इसमें 52 अक्षर हो जाते हैं। इसी प्रकार इन्होंने क्या है 24 अक्षरों की एक वर्णमाला बनाई है। आपका कॉप्टिक भाषा प्राचीन मिस्र की भाषा की क्या है वंशज है। जो कॉप्टिक भाषा ये सबसे देखेंगे ये और भी प्राचीन है, इन सभी में इन्हीं सब की वंशज है कॉप्टिक भाषा। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा 12वें वंश के संस्थापक क्या है आपका एमेनहेतेप, जो हम देखा था, ने अपने पुत्र को आदेश दिया था कि कभी किसी मित्र अथवा भाई अथवा किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास मत करो, क्योंकि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं कोई इसका साथ नहीं देता। भाई शायद लगता है इसे किसी ने धोखा दिया होगा भाई, तभी तो ऐसा कह रहा हूँ। या तो इसका कोई हो सकता है पक्का दोस्त ना हो, या ऐसी स्थिति आ गई हो इसके दोस्त से छोड़कर भाग गए हो सकता भाई। तो इसलिए क्या है, इसलिए ऐसी कोटेशन दी होगी इसने। मिस्र निवासी अति प्राचीन काल से ही क्या है बहुदेववादी थे, मतलब एक देव के लिए क्या है कई देवताओं की पूजा करते थे। उसके अधिकांश देवता प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या है, जैसे आपको मैं बताऊं सूर्य है तो सूर्य उनके देवता था, परंतु क्या है सूर्य क्या कोई इंसान है नहीं, परंतु उसका क्या देवीकरण कर देगा, कहीं तो उसे देवता बना देगा, वो देवता नहीं है। इसी प्रकार क्या है कई चीजों को उनका क्या है देवीकरण कर देगा था। जैसे हम राजा को भी कर देते किसी राजा का भी देवीकरण कि शायद राजा का ही देवता का रूप है कोई राजा, इस प्रकार। तो मिस्र जो मिस्रवासी सूर्य देवता को सर्वोच्च मानते थे, ये हम देख सकते हो, जैसे क्या है रे कहते थे, रे इसका देवता था। अब देख सकते हो जो नेक्स्ट हमारा देखो आसाइरिस, ये क्या है आपका इंद्र के समान जल देवता था, है आसाइरिस है जो आसाइरिस ये है जो। अब देखते हैं मिस्र ने देवों में सूर्य और नील को सर्वप्रधान माना है, क्योंकि हम देख सकते हैं सूर्य को रे कहा है तो सबसे ही प्रसिद्ध कहा, उसके लिए मंदिर बनाए गए हैं। तो इस प्रकार क्या सूर्य और नील सबसे प्रसिद्ध देवता है। चंद्रमा की कल्पना ज्ञान और काल के देवता सिन के रूप में करते हैं, जो सिन देवता को कहा गया है एक तरीके से चंद्रमा का देवता, आप इसे भी देख सकते हो। इन्हें सभी को याद रख लेना, क्योंकि क्या हम धर्म के बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब धार्मिक पॉइंट चल रहे हैं सारे के सारे। अब चलते नेक्स्ट, अब हमारा है जो पृथ्वी को केन नामक देवता तथा आकाश को नुत नाम की देवी के नाम से जाना जाता था। सोचो, आकाश को नुत और पृथ्वी को केन कहा जाता है। ये है मेम्फिस का प्रमुख देवता टा, देख सकते हो ऐसे नाम है, हमने पहले देखा टाई है टा है इस प्रकार के। तो कलाओं और क्या है कलाकारों की संरक्षण मतलब संरक्षक था। कौन था आपका जो मेम्फिस का जो प्रमुख देवता था टा है, कलाकारों और आपका कलाओं का संरक्षक था, ऐसे कह सकते हैं। टा का देवताओं का क्या हृदय तथा जीवा कहा गया है, जो टा को देवताओं का हृदय तथा जीवा कहा गया। ऐसे मिस्रियों अपने मंदिर को देवग्रह मानते थे, जो देवग्रह मतलब जो होते मंदिर होते हैं ये होते हो। मिस्र आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखते थे, यही तो है जब तो उन्होंने बड़े बड़े पिरामिड बनाए थे। मिस्री जो मिस्र के लोग थे शवों के परिरक्षण की और क्या है बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि क्या है देख सकते हैं हम जो पिरामिड बने थे, दोबारा देख सकते हैं। देखो मृतक संस्कार अंत्येष्ट या अत्यंत जटिल हो गया था, अत्यंत क्या है जटिल है। मृतकों की समाधि को क्या है मस्तबा कहा जाता था, जो समाधि थी उसे मस्तबा कहा जाता था। उसके बाद देख सकते हैं आजकल मिस्र में साधारण जनों के मकान के बाहर इस आकार के चबूतरे होते हैं जिन्हें मस्तबा कहा जाता था। ये पहले उन्हें क्या समाधि को मस्तबा कहा जाता था, बाकी मिस्र में क्या है आज ऐसे हमें क्या मिलते हैं मकानों के बाहर चबूतरे मिलते हैं। प्राचीन मिस्र के निवासी कृषि पशुपालन एवं व्यापार और वाणिज्य भी में निपुण थे। मिस्र के लोगों ने ही सर्वप्रथम खेती का आविष्कार किया है। अगर देख सकते हो कि पूरी जितनी भी सभ्यताएं हैं सभी में क्या है मिस्र वासियों ने ही खेती की जो है आविष्कार किया है। मुख्यतः कौन कौन सी फसल है, जैसे गेहूं है, जौ है, मटर है, सरसों है, अंजीर है, जैतून है, खजूर है, फ्लैक्स है, सन है तथा अंगूर है, सभी की सभी इसमें फसल आ जाएंगी। कौन कौन सी फसलें उगाते थे पूछ लेगा एग्जाम में आपका, तो आपको बता देने। अब देखते हैं नील नदी का क्या स्तर भूमि के स्तर से नीचा होने के कारण पानी को उठाकर खेत तक ले जाने के लिए क्या है उन्होंने ढेक ली, आप देख सकते हो, क्योंकि क्या है आप एक इस प्रकार की होती थी जिसमें क्या है पानी भर जाता था, उसे उठा देते थे और वो खेतों में चला जाता, जैसे क्या है आपका साड़ुफ कहते थे वो, ठीक याद रखना। मिस्र में सिंचाई व्यवस्था का आधार नील नदी थी, वो तो सभी को पता होना चाहिए। वैसे नील नदी है तो वही इसकी क्या है सिंचाई व्यवस्था होगी। सौर पंचांग का आविष्कार भी उन्होंने क्या किसानों के लिए क्या था, जो डेट से तारीख है ये इनका भी क्या उन्होंने आविष्कार कर लिया था उस समय पर। मिस्रियों का क्या दूसरा प्रमुख उद्यम पशुपालन था। पहला था कृषि और दूसरा हम देख सकते हैं क्या था उनका पशुपालन था। अब देख सकते हैं देखो इनके प्रमुख पालतू पशु कौन से थे, वो भी क्या है गाय पालते थे, गाय है, भेड़ है, बकरी और गधा तक ही पालते थे। मिस्रवासी ऊंट से परिचित नहीं थे, सोचो अपरिचित थे ऊंट से। और क्या है मिस्र में क्या है आवागमन और यातायात का प्रमुख माध्यम नील नदी हो, ये तो सिंपल है बिल्कुल। अब देखेंगे सामान्यतः विनिमय का माध्यम
ये आप देखेंगे अदल बदल, जैसे हम क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यही था। मिस्र की व्यापार प्रणाली पर्याप्त विकसित थी, क्योंकि क्या पूरा विकसित मतलब विकास कर लिया था उन्होंने। व्यापारी जो प्रणाली थी, देख सकते हो कि व्यापारी आपस में क्या है लिखित अनुबंध करते थे, क्योंकि क्या है लिखना जान चुके हैं तो लिखित अनुबंध करते थे। जैसे आपको लिख दो भैया, हमें लिख कर दे दो सामान और साइन कर दो, इतना सामान आपके पास पहुंच चुका है, ये हमें सामान पहुंचाना है। मिस्र में पाषाण इमारतें, लकड़ी और खनिज पदार्थों के अभाव के कारण उद्योग धंधे के विकास के लिए बहुत कम सुविधा थी। ये देख सकते हो, इस कमी को पूरा करने के लिए वे आवश्यक माल को क्या आयात करते, मतलब कहीं विदेशों से मंगाते थे। वे क्या है देख सकते हो कहाँ से क्या क्या चीजें मंगा रही, ये भी पूछ लेता है। असीरिया और नूबिया से देवदारू मंगाते थे और हाथी दांत मंगाते थे, और आपका क्या है आबनूस से क्या है और क्या है आबनूस का आयात करते थे। ये तीनों आपके कुछ पदार्थ हैं, देवदारू, हाथी दांत और आबनूस है। ये क्या है असीरिया और आपका नूबिया से मंगा रहे हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा। मिस्र कई क्या है प्रकार के जलपोत बनाने की कला में कुशलता, हमने पहले देखा था, क्योंकि क्या है जलपोत बनाने लगे थे, बड़े बड़े नावें बनाने लगे। वे कुम्हार के चाक से विशाल मृदभांड बनाते थे, क्योंकि क्या चाक का आविष्कार हो चुका था, और उससे क्या बर्तन बनाए। ईंट बनाने की कला भी बहुत क्या है समुन्नत थी। निम्न वर्ग की स्त्रियां कातने और बुनने का क्या है काम करती थी, जो वस्त्र काटना आपका बुनना हो गया उसका काम करती थी। उसके बाद देखेंगे पशु से प्राप्त चमड़े से मिस्री या मिस्र के लोग थे भली भांति वस्त्र बनाते थे, अच्छे प्रकार से देखेंगे मतलब वस्त्र बना रहे पशु की चमड़ी से। और क्या है ढाल इत्यादि बनाते थे, वस्त्र ढाल है ये सभी बनाते थे। पेपरस पौधे से कागज, हल्की नावें, चप्पलें, चटाइयाँ और क्या है रस्सियों आदि का निर्माण करते थे। ये पेपरस का जो पेड़ है उससे। मिस्रवासियों ने लेखन कला एवं का वर्णमाला का आविष्कार कर लिया था, हमने देखा था, क्योंकि क्या है उन्होंने 24 अक्षरों की वर्णमाला का आविष्कार कर लिया था। उसके बाद देखेंगे उनकी लिपि क्या है हाइरोग्लिफिक थी, जो चित्रलिपि थी नामक से क्या है जानी जाती थी। मिस्रवासियों ने क्या है ग्रह और नक्षत्रों की गतिविधियों का ज्ञान करके विश्व का प्रथम पंचांग बनाया। सोचो कि यहाँ पर क्या बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो प्रथम हो रही है। प्रथम महिला है, सबसे ज्यादा शासन हो रहा है, पंचांग का आविष्कार कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें तो एक और है आपका जो मातृसत्तात्मक परिवार है, वो भी यहाँ सबसे पहले देखने को मिलता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा सौर वर्ष का आविष्कार उनकी ही देन है, क्योंकि क्या है एक साल में जितने दिन है, जैसे आप देख सकते हो उनका वर्ष में क्या है 365 का होता था जो पूरा साल है, तथा एक वर्ष में 30 दिन होते थे भाई, ठीक तथा एक वर्ष में 30 दिन का मतलब क्या है हर महीने में क्या है 30 दिन है, और 12 महीने होते थे टोटल। ये वर्ष यहाँ पर आप महीने कर लेना, प्रत्येक महीने में 30 दिन है और 12 महीने टोटल होते थे। अंत में क्या है 5 अतिरिक्त दिन क्या है जोड़ दिए जाते थे, वो क्या है अतिरिक्त दिन क्या है बाद में जोड़ दिए जाते थे। मिस्र के लोग थे, गणित के मुख्य क्या है नियम जोड़, बाकी और क्या है भाग, मतलब जो बाकी बचता था इसे हम घटा कह सकते हैं। जोड़ है, घटा है और भाग है, इससे परिचित हो चुके थे, परंतु क्या है वो गुणा अभी नहीं जान चुके, और क्या है आपका शून्य और दशमलव जो प्रणाली है उससे भी क्या है अभी अपरिचित थे। याद रखना वो क्या है गुणा है, शून्य और आपका दशमलव प्रणाली है उससे अभी अज्ञान है। मिस्रवासियों ने क्या है जान लिया था कि नील में बाढ़ उस समय आती मतलब आनी आरंभ होती है जब साइरियस है आपका नामक नक्षत्र उदय सूर्योदय के साथ होता है। तो सोच सकते हो आप कि क्या है उन्होंने क्या गहन अध्ययन से क्या है ये जान लिया था कि कब बाढ़ आती है नील नदी में और कब नहीं आती है। उनके शताब्दियों में के क्या है अनुभव इनसे क्या है इन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि आपका जो है साइरियस का सूर्योदय के साथ क्या है उदय लगभग है 365 दिन बाद होता है। सोचो मतलब हर साल बाढ़ आती है इसका मतलब, इसलिए उन्होंने क्या 365 दिन का वर्ष बना लेते, इसलिए बनाया था उन्होंने 365 दिन का जो वर्ष है, मतलब दिन का मतलब यहाँ से क्या है रातों से लेते थे या दिन से कह सकते हो कि दिन गिनते थे 1 2 3 4 इस प्रकार से काउंटिंग उन्होंने आगे थोने। इसके प्रथम मास के प्रथम दिन जब नववर्ष मतलब जैसी बाढ़ आई है और बाढ़ जब खत्म हुई है तो उसे क्या है प्रथम दिन मान लिया गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखें उत्सव मनाया जाता था, उसी समय क्या उत्सव मनाया जाता था और वही पहला दिन होता था। साइरस का उदय क्या है सूर्योदय के साथ होता था, मैंने आपको बताया जो हम देख चुके हैं पहले। और क्या है नील में बाढ़ आने आरंभ होती थी। ठीक, वास्तव में वर्ष की लंबाई 365/1/4 या 365 सही 1/4 कह सकते थे दिन होता था। मतलब जो 4 दिन बचे थे उन्हें बाद में 4 दिन थे वो उन्हें बाद में जोड़ दिए जाते थे। अतः प्रति वर्ष मतलब 1/4 दिन का अंतर हो जाने के कारण जो 4 वर्ष के बाद में क्या है यह घटना 1 दिन बाद होती थी। ठीक इस प्रकार आप देख सकते हो
फिर देख सकते हैं इस प्रकार, देखो 365 गुना 4 मतलब हो जाती है आपका, क्योंकि हम 4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 4 वर्ष बाद हो रही है, तो टोटल हो चुके हमारे पास 1460 वर्ष। देखो 365 गुना 4 आप देख सकते हो 1460, ये आपके दिन हो जाते हैं, वैसे वर्ष नहीं है, ठीक। पश्चात क्या है, साइरस पुणे क्या वर्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के साथ ही उदित होता था। इस प्रकार क्या है 1460 वर्षों का चक्र जो है आपका क्या कहलाता था, ये इसे क्या है आप सौथिक चक्र कहते थे। ये कितने दिन का होता था, 1460 आपका है ये। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पिछली आप देख सकते हो एच स्टेट में पिछली बार यही क्वेश्चन आया था कि एक सौथिक के चक्कर में कितने दिन होते हैं, तो आपका 1460 इसका आंसर होना था। मिस्र वासु ने केवल सौथिक पंचांग का प्रचलन किया था, वर्ण धूप घड़ी का भी आविष्कार इन्होंने किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या है संपूर्ण आपका मिस्र की सभ्यता पढ़ ली है। आई होप आपके ये समझ में आया होगा और बेटर से आपने सीखा होगा कुछ, क्योंकि क्या है हमने एक भी पॉइंट यहाँ पर नहीं छोड़ा है, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी के सभी इसमें हमने इंक्लूड कर लिए हैं। अब चलते हैं जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें क्या है हम यूनान की सभ्यता और अन्य जो सभ्यताएं बची हैं 1 या 2 देख सकते हैं, इनका माया हुई सभ्यता भी है। तो सभी के सब जितने टॉपिक हमारे एग्जाम में आते हैं सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।